नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संभव बुक सीरीज के अंदर। संभव बुक सीरीज में दोस्तों हम आपके समक्ष लेके आए हैं भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक सीरीज। यहाँ पे हम पहले 12 लेसन्स आपके सामने हर गुरुवार को जो अपलोड हो रहे हैं ज्योग्राफी के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 13वें लेसन्स की तरफ आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं और आज का जो लेसन है वो है वायुमंडल विकास, संगठन व संरचना। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग वायुमंडल एटमॉस्फेयर की बात करने वाले। तो तीन आयाम में देखो, ज्यादा डिटेल नहीं है आपके पास में, हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर कैसे बना, एटमॉस्फेयर में क्या चीज होती है, एटमॉस्फेयर की संरचना कंपोजिशन लेयर्स क्या है, हर लेयर की कुछ गर्भिता है, कुछ विशेषता है। इसको जानकारी में लेते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा ये एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलता है ना, जो वायुमंडल है जिसका हमको एक विस्तार देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको ये यहाँ पे दो टर्म्स जरूर जान लेनी चाहिए। सबसे पहली टर्म जो है दोस्तों हमारे पास में वायुमंडल के अंतर्गत जो जानने के अंतर्गत इम्पोर्टेंट है, वह है हमारा जलवायु। तो जलवायु क्या होती है? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी विशिष्ट स्थान के अंतर्गत जो है दीर्घकालिक, लगभग जैसे 30 वर्ष या उससे अधिक समय पे जो औसत वायुमंडलीय स्थितियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है उसे जलवायु कहा जाता है। जैसे कि तापमान, आर्द्रता है, वर्षा है, कितनी अवधि है, वायु की गति है ना, वह दिशा है, इत्यादि। तो इन सभी चीजों के बारे में जब आप डिस्कस करते हैं, अगर यहाँ पे मैं बात करूं समय का जो खंड आपके पास में लगभग 30 वर्ष से ज्यादा है तो वह जलवायु के संदर्भ में आएगा आपके पास में। अगर हम इसके समय सीमा को कम कर दें, अगर हम समय सीमा कुछ घंटों की, कुछ आवर्स की रखे आपके पास में, कुछ हफ्तों की रखे, है ना, तो समय सीमा के अंतर्गत तत्काल परिस्थितियों को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। तो तापमान है, आर्द्रता है, धूप की बात करेंगे, वायु की गति, वायु की दिशा की बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड की बात कर रहे हैं तो जलवायु का परिप्रेक्ष्य जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं आपके पास में, तो उसे ही हम मौसम कह देते हैं। मतलब मौसमी परिस्थितियां अगर मैं कई सालों तक, जैसे दशकों तक, 30 साल से ज्यादा समय के अंतर्गत देखूं, तो मेरे को वो क्या है, जलवायु के नाम से जानी जाएगी। जैसे मेरा राजस्थान, राजस्थान की जलवायु कैसी है? पे गर्म, ड्राई एंड एरिड एंड हॉट, यहाँ पे जो क्लाइमेट देखने को मिलता है। जबकि मौसम कैसा है, जैसे आज अगर आप दिल्ली से मुझे सुन रहे हैं तो दिल्ली में आज हल्की बारिश है। तो यह आज की मौसम परिस्थितियों को दर्शाता है। तो हमें सबसे पहले दो चीजों को जरूर जान लेना चाहिए आपके पास में, जैसे जलवायु क्या होती है, वह मौसम क्या होता है, versus मौसम, है ना। बात तो हम लोग इसी वायुमंडल की कर रहे हैं, इसी एटमॉस्फेयर की कर रहे हैं। पर इसी वायुमंडल, इसी एटमॉस्फेयर के अंदर अगर मैं छोटे कालखंड की बात कर रहा हूँ, मौसम है। अगर मैं 30 साल या उससे ज्यादा टाइम पीरियड में जो है टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड्स हैं, बारिश है, इनकी बात कर रहा हूँ, पैटर्न को मैं जलवायु का नाम देने वाला हूँ। तो यहाँ पे समय अवधि होगी 30 साल से ज्यादा है तो जलवायु है। अल्पकालिक है आपके पास में, घंटों में, सप्ताह में, दिनों में बात कर रहे हैं तो मौसम होगी। यहाँ पे क्लाइमेट धीरे धीरे परिवर्तित होगा, जबकि मौसम जो है वो तेज और बार बार परिवर्तित हो सकता है। सुबह बारिश थी, शाम को जो है आपके पास में बंद हो सकती है। सुबह ज्यादा धूप, दोपहर के अंदर जो है आपके पास में बादल हो सकते हैं। घटनाएं जो जलवायु घटनाएं होती है ना, वो औसत स्थितियां बताती है, और पिछले 20-30 साल की कंडीशंस, औसत कंडीशन आएगी। जबकि मौसम जो है वो आपको तत्काल स्थितियां बताता है, इमीडिएट अभी क्या हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय जलवायु, है ना। तो ओवरऑल उस टाइम पीरियड के अंदर, उस जो है आपके पास में लंबे टाइम पीरियड के अंदर दीर्घकालिक, धीरे धीरे घटने वाली औसत स्थितियों का हमको अंदाजा मिलता है। जबकि तूफान है, बारिश है, धूप है, ये सारी चीजें जो है वो मौसम की कंडीशन में रखी जा सकती। ठीक है। इससे आगे थोड़ा सा बढ़ने की चेष्टा करते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर। तो हमारा वायुमंडल की हम लोग बात करते हैं। देखिए, वायुमंडल क्या है दोस्तों आपके पास में? पृथ्वी के चारों तरफ गैस, धूल के कण जो हैं और जलवाष्प, इन तीन चीजों का मिश्रण जो है, यही वायुमंडल है। एक महत्वपूर्ण व आवश्यक परत है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ। याद ये रखना है कि ये हमारी सतह पे, जिस सतह पे हम खड़े हैं, लिथोस्फीयर, भूपर्पटी, यहां से लेके अंतरिक्ष तक फैली हुई है। और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इसका एक बेहद ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो वायुमंडल जो है कई तरीके से महत्वपूर्ण है आपके पास में।
जैसे कि सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, एक बार हेडिंग लगा लेंगे तो चीजें जो है श्री गणेश हो जाएगी। शुरू करिए, आप कॉपी में लिखो वायु एटमॉस्फेयर। तो मित्रों, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है ना, यह तीन चीजों का मिश्रण है आपके पास में। कौन कौन सी तीन चीजें हैं सर आपके पास में? सबसे पहले तो सर इसमें है गैसेस। क्या है? गैसेस हैं आपके पास में। फिर है इसमें वाटर वेपर, जल वाष्प है। क्या है? वाटर पेपर है, जलवाष्प है। तीसरी चीज क्या है सर? इसमें डस्ट मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण भी देखने को मिलते हैं। तो ये तीन ही चीजों का एक आवरण है जो पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष तक है और पृथ्वी के जीवन की सुरक्षा करता है। तो सूर्य से लेकर के जो भी हमारे पास में विकिरण पृथ्वी तक आ रही है, तो सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा को अवशोषित करना, परावर्तित करने का काम भी यही वायुमंडल करेगा। मौसम में है आपके पास में, जलवायु में परिवर्तन है, उसको भी नियंत्रित यही वायुमंडल करेगा। उल्का पिंडों से पृथ्वी की रक्षा जो है यही वायुमंडल करने वाला है। सो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि वायुमंडल की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। देखिए, जो हमारा वायुमंडल है ना, जैसे सपोज हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हमारी अर्थ है यहाँ पे, राइट? प्लैनेट्स होते हैं। सपोज ये हमारी अर्थ है। अर्थ से ऊपर की तरफ हमको जाना है। अर्थ से ऊपर की तरफ जाता हुआ हम लोग डायग्राम सा बना लेते हैं दोस्तों आपके पास में। और इसमें भी आपकी अलग अलग परतें रख देते हैं। फुट लेयर्स, राइट? और हर लेयर की जो है अलग अलग क्या है आपके पास में, गुणधर्मिता होगी, है ना? हर लेयर की एक अलग ही यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, गुणधर्मिता देखने को मिल जाएगी। ठीक है। सो हमारे अर्थ से लेकर के अंतरिक्ष के ऊपर पटी से अंतरिक्ष के बीच अलग अलग वायुमंडल की लेयर्स देखने को मिलती हैं। अब याद रखना आपके पास में कि इनका जो घनत्व है, जैसे यहां से लेकर के इस हाइट के ऊपर, है ना? अब क्या है? तीन ही चीजें हैं, गैस है, वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल्स है। ये करना, ये तीन ही तो चीजें हैं। अब सोचिए, एक है इतनी ऊंचाई का और एक है अगर आदमी यहीं पे खड़ा है खाली, अ मैन सिंपली स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है ना? तो एक तो इन सारी की सारी परतों का जो है भार यहाँ पे पड़ रहा है, और एक जो है यहाँ पे, सपोज अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो समवन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, समवन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, तो आप सोचिए ऊपर कितना प्रेशर रहेगा। अच्छा, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है तो उस पे कितना प्रेशर रहेगा, अगर कोई यहाँ पे है तो कितना प्रेशर रहेगा? सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ रहेगा आपके पास में? एट द लोवेस्ट मोस्ट। वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल का घनत्व कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है। सबसे हैवियर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये चाहे आपके गैस हो, चाहे जलवाष्प हो, चाहे धूल के कण हो, पृथ्वी के नजदीक वाली सबसे नीचे वाली लेयर में रहने वाले, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे घनत्व, डेंसिटी इसका कम होता जाएगा। दोस्तों, एक चीज तो ये खोपड़ी में उठा दो, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, गैस है, जलवाष्प है व धूल के कण है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलेंगे? सबसे ज्यादा उनकी प्रेजेंस जो है हमें इस नीचे वाली लेयर में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? जो लोवेस्ट लेयर है ना, के अंदर क्या होगी आपके पास में? डेंसिटी ज्यादा होगी, उसमें घनत्व क्या होगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा, किसके कारण है आपके पास में? ग्रेविटी, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, है ना? पहले दूसरे चैप्टर में हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है कि पृथ्वी एक खगोलीय पिंड, एक सेलेस्टियल बॉडी जिसका एक मास है, और उसके हर एक खगोलीय पिंड जिसका द्रव्यमान होता है, वह कम द्रव्यमान वाली वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं आपके पास में। और हमारे इस वायुमंडल में जल सभी रूपों के अंदर है। जल ठोस रूप में है, बर्फ के रूप में। जल जो है आपके पास में पानी की बूंदों के रूप में भी, और जल जो है जलवाष्प के रूप में भी है। तो यहाँ पे एक हाइडल साइकिल, जल चक्र जो है वो इसी वायुमंडल में देखने को मिलेगा। जल की तीनों ही फॉर्म्स हैं, तीनों
शेप जो है हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी, और यही जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यस और नो? अतएव क्या मैं ये चीज कह सकता हूं, जल और वायुमंडल के कारण, वाटर और एटमॉस्फेयर के कारण लाइफ सस्टेन हो पा रही है, जीवन संभव हो पा रहा है। यहाँ हमारा जो एटमॉस्फेयर है दोस्तों, इस एटमॉस्फेयर में आप लोगों को एक और छोटा सा डायग्राम में बनवा लेता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को बना लेना चाहिए साथ साथ में मित्रों। ये तो हो गया 50%। 50% से भी थोड़ा सा और ज्यादा, परसेंट से थोड़ा और ज्यादा। ये क्या है आपके पास में सर? ये है नाइट्रोजन। इसको क्या कहेंगे, कौन सी गैस है ये है आपकी नाइट्रोजन। यहाँ पे अर्थ पे 71% है। कितना है दोस्तों ये? 71% अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस देखने को। सेकेंड हाईएस्ट गैस कौन सी है आपके पास में? 21% गैस जो है आपको देखने को मिलती है। वह गैस है आपके पास में 21%, जिसको हम लोग कह सकते हैं 21%। अपने आप में ही एक थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट है दोस्तों, है ना? 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट देख लीजिए आपके पास में ये टाइम पीरियड जो है अभी आपके पास में। अब इसके अलावा जो है आपके पास में अन्य गैसेस भी तो है, जैसे कि आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना? थोड़ा सा हम कलर, यहाँ पे ये जो गैस है आपके पास में 98 इनर्ट गैस है, आर्गन गैस। फिर हम ये चीज कहते हैं कि सर 1% भी नहीं, 0.03% के आसपास में, 0.0 के आसपास में क्या है आपके पास में? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा गैस है आपके है? कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास में। तो यहाँ पे इन सब का महत्व है। अब जैसे ये सबको रटा हुआ है, अच्छा 71 क्या है, 21 क्या है, कार्बन के CO2 कितना, सबको रटा हुआ है, पर इनका महत्व क्या होगा? जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे हमने कह दिया कि गुरुजी यहाँ पे देखने को मिला है हमको, सर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ यूज आता है? नाइट्रोजन यूज आता है प्रोटीन निर्माण के अंदर, नाइट्रोजन चक्र के अंदर। तो नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ करेंगे, है ना? हर जीव के अंदर प्रोटीन होता है, फिर नाइट्रोजन साइकिल होता है प्रकृति में, उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर आती है बात आपके पास में ऑक्सीजन। हम सभी को पता है ऑक्सीजन के प्रयोग से दहन होता है, श्वसन होता है। तो श्वसन व ऊर्जा, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, व ऊर्जा उत्पादन, इसमें ये सारा कार्य होगा। तदुपरांत हम बात करेंगे आर्गन की। आर्गन निष्क्रिय गैस है, वायुमंडल में स्थिर रहती है, तो आर्गन क्रिया है आपके पास में, इसका कोई ज्यादा रोल बड़ा देखने को नहीं मिलता है। इनर्ट गैस कहा जाता है इन गैसेस को, क्या कहा जाता है? निष्क्रिय, इनर्ट गैस है। CO2 प्रकाश संश्लेषण का कहीं न कहीं एक आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण में CO2 चाहिए, एटमॉस्फेयर से पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, है ना? क्लोरोफिल में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो सर प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए होता है आपके पास में फोटोसिंथेसिस। और कहाँ चाहिए होगा फोटोसिंथेसिस के अलावा? दिमाग लगाओ। सर फोटोसिंथेसिस के अलावा ये चीज हमें और चाहिए होगी ग्रीन हाउस गैसेस की तरह। यही तो पृथ्वी से आने वाली पार्थिव विकिरणों को एब्जॉर्ब करती हैं, और उन पार्थिव विकिरणों को एब्जॉर्ब करने के बाद में जो है एक ग्रीन हाउस प्रभाव के फलस्वरूप क्या कर पाती है? पृथ्वी के वातावरण को गर्म रखती है, तो रात में जरूरत से ज्यादा ठंडा नहीं हो जाए हमारा एटमॉस्फेयर। CO2 की सांद्रता, ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रेजेंस हमारे लिए बेहद ही ज्यादा क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा आपके पास में। तो हर गैस का एक प्रयोग है कि नहीं? देयर इज एन यूटिलिटी फॉर एवरी गैस दैट इज प्रेजेंट। अच्छा, इसके कुछ आकार और विस्तार की बात करें तो समुद्र तल से लगभग 1000
किलो लगभग 10,000 किलोमीटर की जो है आप हाइट लिख सकते हैं। कितनी आपके पास है दोस्तों? 10,000 किलोमीटर की जो हाइट देख सकते हैं। तो मीन सी लेवल से लेकर के 10,000 किलोमीटर की हाइट तक, मतलब एग्जोस्फीयर अंतरिक्ष तक ये फैला हुआ है। घनत्व तो देखेंगे आपके पास में 98% जो डेंसिटी है ना इन सारी लेयर्स की, 98% द्रव्यमान है, जो भार है वो 26 किलोमीटर के भीतर भीतर देखने को मिल जाएगा आपके पास में। यानी डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि 98% मास पृथ्वी के चारों ओर 26 किलोमीटर की लेयर के अंदर देखने को। ये एक इम्पोर्टेंट है कि सर जो भारी चीजें हैं वो सबसे लोअर लेयर में ही देखने को मिलेगी। और पृथ्वी के 13,000 किलोमीटर के व्यास की तुलना में देखा जाए तो वायुमंडल जो है आपके पास में काफी अपेक्षाकृत पतला है। तो हम कहने को पृथ्वी को इतना छोटा बनाया, वायुमंडल इतना बड़ा बना दिए कि वायुमंडल पृथ्वी से पता नहीं कितना ही बड़ा होगा। पृथ्वी का है ना आपके 13,000 किलोमीटर का जो व्यास है ना, 13,000 किलोमीटर का क्या है आपके पास में रेडियस होता है। पर अब ये याद रखना कि इस रेडियस की तुलना में हम इस एटमॉस्फेयर को बड़ा बता रहे हैं खाली किताब में, कॉपी में समझाने के लिए। अदरवाइज क्या होता है पता है तुमको? एग्जैक्ट मैं आपको डायग्राम बना के बताऊं ना, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। इट विल बी जस्ट लाइक दिस। हाँ, ये हमारी अर्थ है। और अर्थ के चारों तरफ यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं? कलर का एटमॉस्फेयर। तो दिस इज जस्ट अ टाइनी लेयर। हमको लगता है कि आपके पास पता नहीं कितनी ही बड़ी सी लेयर है। तो पृथ्वी के 13,000 किलोमीटर की जो व्यास है आपके पास में, उसकी तुलना में वायुमंडल अपेक्षाकृत काफी पतला होता है, थिन लेयर है खाली। आप ये मत समझना कि सर बहुत ही ज्यादा जो है यह फैला हुआ है। तो अब ये वायुमंडल में ये गैसेस और ये सारे डस्ट मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन और ये सारे कैसे पैदा हुए? पूछने में आता है कि नहीं आता है? तो अगला हेडिंग क्या लगा सकते हैं हम लोग? अगला हेडिंग हम लोग यहाँ पे एक टाइम स्केल बनाते हैं। टाइम स्केल बनाते हैं। इस टाइम स्केल को हम लोग यहाँ पे टाइम स्केल बनाया अपन ने, है ना? और इस टाइम स्केल में हम आज की अर्थ लेके आते हैं। आज की क्या लेके आते हैं? अर्थ। कि सर आज की प्रेजेंट डे की जो हमारी अर्थ है आज की पृथ्वी, और जब पृथ्वी का ओरिजिन हुआ था, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब की पृथ्वी। ठीक है ना? तब से लेकर के आज तक लगभग 4.5 बिलियन वर्ष, 4.6 अरब वर्ष पूर्व की बात करते हैं। तो प्री मॉर्डियल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, है ना? वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या प्रमुख चरण रहे हैं इसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो चरण वायुमंडल की उत्पत्ति में जो आप लिखेंगे है प्रारंभिक वायुमंडल। क्या है आपके पास में? प्रारंभिक वायुमंडल जो है दोस्तों, इसके फॉर्मेशन का जो श्रेय दिया जाता है आपके पास में कि ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी के अंदर काफी लिथोस्फेरिक घटनाएं हो रही थी। लिथोस्फेरिक घटनाएं, टेक्टोनिक एक्टिविटी, लगातार प्लेटें टकरा रही हैं, कई जगह से गैस बाहर निकल रही है, कई जगह से लावा बाहर निकल रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है। तो ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्सर्जित गैसेस कौन सी आई होगी? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आई है, मीथेन गैस आई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है। उस वक्त याद रखना ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था आपके पास में, है ना? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देखने को मिलेगी। यहाँ पे कौन सी और गैस देखने को मिलेगी? CO2 गैस देखने को मिलेगी, इथेन गैस देखने को मिलेगी। ठीक है ना? बट याद यह रखना कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वह नहीं है, यह याद रखना। तो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को, क्या देखने को मिली? और ये गैसेस आई कहाँ से हैं? पृथ्वी के अंदर से। तो इसको हमने क्या कहा है? इस इवेंट को डी गैसिंग के नाम से भी जाना जाता है, कि पृथ्वी के अंदर की, है ना, पृथ्वी के अंदर से जो गैसेस थी वो बाहर निकलती है, वायुमंडल में पहुंचती, प्रारंभिक वायुमंडल बनता है। और यह घटना कब की है मित्रों? यह घटना है लगभग लगभग जो है आपके पास में 4.6 वर्ष पहले की, 4.6 अरब, ठीक है ना?
ये टाइम पीरियड में ये घटना हुई है। अब हम जो बात कर रहे हैं उसके आगे जो आता है लगभग 4.5 से लेकर के 4 अरब वर्ष का समय। तो 4.6 से थोड़ा आगे जाएंगे तो 4 से लेकर के आपके पास में 4.5 से 4 अरब वर्ष का टाइम पीरियड को हेडियन युग कहा गया था। तो यहाँ पे 4.5 से 4 अरब वर्ष पूर्व। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम स्टाम्प है ना दोस्तों आपके पास में, ये वाला, इस टाइम स्टाम्प में क्या हुआ, इस टाइम स्टाम्प को हम लोग कहते हैं हेडियन, एच एन, हेडियन माने हेलिश। और इस टाइम पीरियड के अंदर पृथ्वी के अंदर और ज्यादा ज्वालामुखी गैसेस जो है बाहर आती, वायुमंडल का निर्माण होता है, महासागर जो है आपके पास में यहाँ पे बनने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो वापस यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, बहुत ही ज्यादा सांद्रता में O2 थी, मीथेन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था आपके पास में। इससे भी ज्यादा आगे चले जाएंगे, 4 अरब वर्ष से लेकर के 2.5 अरब का टाइम आ जाएगा। यहाँ से 4 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व। ये कौन सा टाइम पीरियड बता रहे हैं गुरुजी? सर ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इसको कहा जाता है आर्कियन युग। क्या कहा जाता है? आर्कियन। अब इस आर्कियन युग के दौरान जो है दोस्तों आपके पास में प्रकाश संश्लेषण होता है। कहाँ होता है? पानी, जो महासागरों में पानी था वहां पे होता है प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है आपके पास में? यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में यूज क्या होता है दोस्तों? कि सर CO2 को तो यूज किया जाता है, रिलीज क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वह समुद्र में CO2 का एटमॉस्फेयर से लेकर के क्या करते जाते हैं आपके पास में? ऑक्सीजन का निर्माण करते जाते थे, संख्या में बढ़ते गए बढ़ते गए। तो यहाँ साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होने लगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हुआ। यहाँ से क्या होता है आपके पास में? ऑक्सीजन का उत्पादन हमारे एटमॉस्फेयर में पहली बार 4 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष के आसपास में देखने को मिला। और यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यहाँ पे एक टाइम आता है प्रोटेरोजोइक, है ना? कौन सा टाइम पीरियड आता है? प्रोटेरोजोइक टाइम पीरियड। प्रोटेरोजोइक युग जो था दोस्तों आपके पास में, यहाँ पे लगभग टाइम पीरियड 2.5 अरब वर्ष से लेकर के ½ अरब वर्ष की हम लोग बात कर सकते हैं। 5 से 5 4 अरब वर्ष पूर्व। इस प्रोटेरोजोइक युग के अंतर्गत जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ती है ना? और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ चुकी थी आपके पास में? ओवरऑल 17% तक। कितना हो चुका था अब आपके पास में? यहाँ पे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 17% तक पहुंच चुकी थी। सर आज के एटमॉस्फेयर में कितनी है? आज के एटमॉस्फेयर में हमने लिखा 21% है ना? और आज से लगभग 2.5 से लगभग ½ अरब वर्ष पहले तक का ये जो 2 अरब वर्षों का टाइम पीरियड है प्रोटीरोजोइक, यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता इन साइनोबैक्टीरिया के कारण बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर आता है आपके पास में फेनेरोजोइक युग, है ना? 0.5 अरब वर्ष पहले क्या शुरू हो गया था? फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक एरा। अच्छा, यहाँ से लिखेंगे आप लोग, इसका टाइम पीरियड भी साथ साथ में लिखते चलते हैं। 0.54 बिलियन ईयर या अरब वर्ष पूर्व। इस टाइम पीरियड के अंदर फेनेरोजोइक जो है आपके पास में एरा के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है दोस्तों हमको? कि सर इस एरिया के अंदर जो ऑक्सीजन की सांद्रता जो है वो बढ़ती जाती है। और ऑक्सीजन जो है आपके पास में दोस्तों यहाँ पे एज हाई एज 35% भी जाता है और वापस नीचे आता है एज लो एज 5% भी।
तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 5 से 35% तक उतार चढ़ाव जो है चलता रहता है। और यहाँ पे जो है हिमनदों जो आइस एजेस आते हैं जिसको हिमयुग कहा जाता है, हिमनदीय युग कहा जाता है, फिर वापस वार्म फेज आता है जिसको गर्म युग कहा जाता है आपके पास में। तो कई आइस एज और मेल्टिंग इवेंट्स के दौरान धीरे धीरे जो आज की तारीख में जो है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21 पहुंच चुका है आपके पास में, नाइट्रोजन जो है 71 पहुंच चुका है, और बाकी जो है आपके पास में आज वाला एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिलता है। ये ओवरऑल आपका टाइम स्केल देखने को मिलता है। दिस एग्जैक्टली शोज कि सर आज जैसा एटमॉस्फेयर हमें दिखता है ना, ये शुरुआत से ऐसा था नहीं गुरु, शुरुआत से यह ऐसा था नहीं। इसको लाने में, इसको बनाने में हमें कई लंबा चौड़ा टाइम पीरियड क्या है लगा है, राइट। तो शुरुआत का एटमॉस्फेयर जो है आपके पास में कुछ ऐसा हुआ करता था। अब ये है ऐसा देखने, समझ पा रहे हो ना व्हाट वी आर सेइंग। शुरुआत का जो आपका प्रारंभिक वायुमंडल था उसमें धीरे धीरे साइनोबैक्टीरियाज और अन्य गैसिंग डीगैसिंग एक्टिविटी के बाद में आज का एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलता है। तो इस पूरे डायग्राम को हम एक शीर्षक दे दें, हम लोग एक शीर्षक दे देते हैं, इसको हम लोग हेडिंग दे देते हैं, लेट अस राइट अ हेडिंग वायुमंडल की उत्पत्ति। राइट। तो ये चीजें एनसीईआरटीज में नहीं मिलेगी, ये चीजें हर किताबों में नहीं मिलेगी, मिलेगी तो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमें यूपीएससी के दृष्टिकोण से इतना जरूर याद रख लेना है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानकारी में लेते हैं कि भैया ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, इस एटमॉस्फेयर के अंदर है अलग अलग लेयर्स, और इन लेयर्स का हमें अब करना है अध्ययन। तो क्या किया जाए सर आपके पास में कि सर ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में ये अलग अलग जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स को अगर हमें पढ़ना हो सर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ना भी सकते। तो हमारी पृथ्वी पे वायुमंडल की जो संरचना है वो तापमान के आधार पे जो है कई अलग अलग परतों में विभाजित की गई है। जैसे सबसे नीचे वाली जो लेयर है आपके पास में, इसको क्या कहा जाता है, ट्रोफोस्फेयर। ट्रोफोस्फेयर को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों आपके पास में, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हम जहाँ बैठे हैं ये क्या है, क्षोभ मंडल है। तापमान के आधार पे हम लोग यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट लेयर को ट्रोपोस्फेयर मंडल कहा जाता है। सबसे नीचे की सतह होती है आपके पास में, और ऊंचाई कितनी है, लगभग पृथ्वी की सतह से लेकर के ऊंचाई कितनी होगी, 0 से 12 किलोमीटर के आसपास में जो है इसकी हाइट देखने को मिलती है, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यहाँ सारी मौसम में गिरावट होती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान कम होता जाता है, वैसे वैसे तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वह कम होता जाता है आपके पास में। तो यहाँ पे ऊंचाई साथ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस जो है उसमें गिरावट देखने को आती है। इसको लैप्स रेट कहते हैं, पतन दर भी लिखा जाता है आपके पास में। सारी मौसम की घटनाएं इसी में होगी, है ना। मौसम घटनाएं या वेदर इवेंट, है ना, चाहे बादल है, चाहे बारिश है, चाहे बरखा है, सब इधर ही। इसके ऊपर जो बढ़ते हैं हम लोग, समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फेयर इसको कहा जाता है, समताप मंडल।
समताप मंडल जो है 12 किलोमीटर जाता है आपके पास में। 12 से लेकर के 50 किलोमीटर जो है इसको हम लोग मान सकते हैं। कितना है? 12 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे, हाइट पे ये देखने को मिलता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है ऊंचाई के साथ में तापमान जो है में वृद्धि देखने को, यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन गैस होती लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 लिखते, ओजोन को O3 लिखते। ओजोन परत यहाँ पे देखने को, यहाँ पे तेज जो है ना, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं, इसे अवशोषित करने का, इसे एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं आपकी ओजोन। यहाँ पे पाई जाती है 25 किलोमीटर के हाइस के आसपास में, सांद्रता सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे पाई जाती है ओजोन लेयर। क्या है? ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर। इससे आगे जाता है मीजोस्फीयर है, मध्य मंडल है। 50 से 80 के बीच में मीजोस्फीयर है। क्या है आपके पास में? मंडल कहा जाता है, फिर कहा जाता है। ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक इस हाइट, इसका एलिवेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपके पास में धीरे धीरे कम होने लगता है ना। यहाँ पे तापमान जो है वह काफी ठंडा होता है, पृथ्वी काफी दूर है इसके लिए। दूसरा, यहाँ पे आपको जो भी उल्का पिंड आती है ना अंतरिक्ष से, ये सारे के सारे उल्का पिंड जो है वह यहाँ पे धीरे धीरे जल करके भस्म हो जाते हैं। तो उल्काओं का जलना यहाँ पे देखने, राइट, आप देख रहे हैं अंतरिक्ष से उल्काएं आ रही है, वो इस मीजोस्फेयर में क्या कर जाती है, धीरे धीरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हवाओं के घर्षण के कारण धीरे धीरे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के नष्ट हो जाती है। इतना बड़ा पत्थर आएगा ना लास्ट में, इतना छोटा सा ठेला भी नहीं पड़ेगा पत्थर, वो यहाँ पे मध्यमंडल मीजोस्फीयर खत्म हो जाता है। इसके ऊपर क्या है दोस्तों आपके पास? सोचो, इसके भी ऊपर क्या हो सकता है? इसके ऊपर जाएंगे तो थर्मोस्फेयर है, तापमंडल। क्या है आपके पास में? तापमंडल, थर्मोस्फेयर कहा जाता है। अब जो थर्मोस्फेयर की हाइट है वो बहुत ज्यादा है, 80 किलोमीटर से शुरू हो जाएगा 700 किलो, 80 से 700 किलोमीटर की हाइट होगी। और इसी तापमंडल में जो है आयनोस्फेयर, आयन मंडल पाया जाता है। तो आयनीकरण के कारण वहां पे तापमान भी उच्च हो जाएगा। और यहाँ पे ये ज्योतियां जिसको हम लोग कहते हैं पोलार लाइट्स, क्या कहते हैं, पोलार लाइट्स, वह देखने को यहाँ पे मिलती है आपको। ध्रुवीय ज्योति यहाँ पे देखने को मिलती है। पहले यहाँ पे तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, तो आपको साथ साथ में लिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आयन मंडल पाया जाता है। दूसरा क्या लिखा रहा हूँ मैं आपको साथ साथ में कि यहाँ पे तापमान आयनों के कारण अवशोषित हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, उच्च तापमान देखने को मिलेगा। चीज मैं साथ में लिखा रहा हूँ आपको कि सूर्य से आने वाली चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण जो है यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में, उससे टकरा करके फोटोन रिलीज करते हैं। और उस फोटॉन्स के कारण ही, उन फोटॉन्स के कणों के कारण क्या देखने को मिलेगा हमें? वहां हमें पोलार लाइट्स देखने को मिलेगी। और पोलार लाइट्स जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे देखने को मिलती है, जिन्हें ध्रुवीय ज्योति भी लिखा जाता है, जिन्हें ये लिखा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों पे यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड में आने के कारण जो है आपके पास में चार्ज पार्टिकल्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हुए फोटोन रिलीज करते हैं। ये फोटोन अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के भांति प्रतीत होते हैं। इसी कारण एक ज्योति, एक प्रकाश, एक लाइट सा दिखाई देता है। ये था आपका तापमंडल। इससे भी आगे बढ़ते हैं ऊपर तो बहिर्मंडल आ जाता है, एक्सोस्फीयर जिसको कहा जाता है ना। तो हम लिखते हैं एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। अब दोस्तों ये जो एग्जोस्फेयर है या बहिर्मंडल है, यह 700 किलोमीटर से शुरू होकर के 10,000 किलोमीटर, जो अभी अपन ने लिखा था ना शुरुआत में कि जो है मीन सी लेवल से लेकर के 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे देखने को मिलता है, ये वहीं पे सबसे ऊपर लास्ट एग्जॉस्फेयर जो हम कहते हैं कि यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो अति विरल वायुमंडल होगा, बहुत ही कम गैसेस, बहुत ही कम जलवाष्प, बहुत ही कम धूल के कण होंगे। अंतरिक्ष में आगे ये विलय हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग दो चीजें लिख सकते हैं, है ना। क्या है आपके पास में? अति विरल है, और आगे जाते हुए यही एग्जोस्फेयर है तो क्या है आपके पास में? अंतरिक्ष में विलय हो जाता है। यही एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की जो लास्ट लेयर है, के बाद में
आपका स्पेस शुरू, है ना, अंतरिक्ष शुरू। अब इसमें कुछ कुछ आपको क्या लिख लेनी है आपके पास में कि वायुमंडल की विशेषताएं पता होनी चाहिए। जैसे वायुमंडल की विशेषता स्वरूप अगर मैं आपको कुछ लिखवाने की चेष्टा करूं तो ओजोन परत है। ओजोन परत दोस्तों आपके पास में जो है इसका निर्माण कहाँ है? समताप मंडल में है। कहाँ पे देखने को मिलती है? यह है समताप मंडल में ओजोन लेयर देखने को मिल जाएगी। और यह जो परत है आपके पास में ओजोन की परत, यह पराबैंगनिक विकिरणों का अल्ट्रावायलेट रेस जो सूर्य से आ रही है विकिरण उनको अवशोषित करती हैं। क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी जो है अगर यह पृथ्वी तक पहुंच गई तो यह क्या करेगी? पृथ्वी पे जीवन नष्ट कर सकती हैं, कैंसर कर सकती हैं मनुष्यों, जंतुओं में, पेड़ पौधों में। तो हमारे पूरे जीवन की रक्षा जो है पृथ्वी पे कहीं ना कहीं ये ओजोन लेयर करती है। अच्छा, हम मानव जो है वो कहीं न कहीं क्या करते हैं आपके पास में? कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का हम लोग यूज़ कर जाते हैं दोस्तों, और उसके फलस्वरूप क्या होता है आपके पास में? यह ओज़ोन जो है पहुँच जाती है पृथ्वी तक। क्या हो जाती है आपके पास में? पृथ्वी तक पहुँच जा रही है, ठीक है ना? तो सॉरी, ये सूर्य की विकिरणें जो है वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि ओजोन में हो चुका है छेद, और हमने क्या कर लिया है आपके पास में? ऐसे कई ओजोन को डिप्लीट करने वाले जो हैं ओजोन डिप्लीशन जो हैं फैक्टर्स, उनका यूज किया। जैसे कि क्या कहा जा सकता है आपके पास में? सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपके पास में, नाइट्रस ऑक्साइड से और मीथेन है। इनके कारण ये ओजोन जो है यह दो ओजोन के कण ब्रेक हो जाते हैं इन ऑक्सीजन के कणों के अंदर। समझ रहे हो? किसके कारण होता है दोस्तों आपके पास में? यह होता है आपके पास में एफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो सकता है ना? दूसरी एक और चीज होती है जिसको हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड्स के कारण हो सकता है। चौथा है मीथेन, CH4, इनके कारण हो सकता है। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यानी ODS के नाम से भी जाने जाते हैं। और हमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में, जैसे पेंट्स में है, एरोसोल्स में है, रेफ्रिजरेंट्स में है, एसी रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं ना, इन सब चीजों में, कलर केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा ये यूज किए जाते थे। तो इनके कारण क्या हुआ आपके पास में? दक्षिणी ध्रुव जो है हमारे पृथ्वी का, एंटार्क्टिका, उसके आसपास में ये 25 किलोमीटर की हाइट पे जो ओजोन लेयर है, इस ओजोन लेयर में होने लगे छेद। इस ओजोन लेयर में क्या होने लगे? यहाँ पे छेद होने लगे, है ना, छिद्र होने लगे, जिनको हम लोगों ने नाम दिया ओजोन होल। क्या नाम दिया आपके पास में? ओजोन होल। ऐसा नहीं है कि कोई साड़ी है, पल्लू है और फट गया, नहीं। यहाँ पे लेयर जो है, लेयर जो है जहाँ जितनी मात्रा में ओजोन होनी चाहिए वहां पे इसकी डेंसिटी जो है, मोटाई जो है वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसे हम होल, उसे हम छिद्र कहना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है आपके पास में सीखने लायक, समझने लायक। धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि अंटार्कटिका के अंदर, ध्रुवीय समताप मंडल के अंदर, पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक जो लेयर है आपके पास में, क्लाउड्स हैं, तो उनके अंदर हमने देखा सीएफसी की मात्रा बढ़ रही है। हमने धीरे धीरे उस सीएफसी को क्या कर दिया आपके पास में? कम। यहाँ पे जो है सीएफसी को कम जो है आपके पास में यूज करना शुरू कर दिया। और तो और हमने ओजोन के क्षरण के लिए सीएफसी, धीरे धीरे ओडीएस सब्सटेंस जो है उनको भी जो है इनका प्रयोग जो है धीरे धीरे रोक लिया। और आज की तारीख में यहाँ पे तो एक वक्त हमको देखने को मिल रहा था कि सर ओजोन क्षरण हो रहा है। ओजोन क्षरण जो है वह ऑलमोस्ट रुक चुका है दोस्तों आपके पास में। ओजोन क्षरण का है। और अभी अगर आप देखेंगे तो 1980 के अंदर जो यहाँ पे ओजोन होल देखने को मिल रहा था, आज की तारीख में यहाँ पे ओजोन होल नहीं, है ना। ये ओजोन होल धीरे धीरे क्या हो चुका है आपके पास में? कम हो चुका है। इसकी सांद्रता जो है धीरे धीरे वो क्या है आपके पास में? बढ़ चुकी है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ओवरऑल बढ़ चुकी है आपके पास में। देखो, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे टोटल ओजोन की जो प्रेजेंस है, टोटल ओजोन की जो प्रेजेंस है आपके पास में, वो पहले आपके पास में क्या थी? कम थी। देखेंगे अब ओजोन की प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों आपके पास में। ये टाइम पीरियड में धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना चाहता हूँ कि वायुमंडल का महत्व क्या है। मेरे साथ में लिखना शुरू करेंगे। देखिए, ये जो हमारा वायुमंडल है काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। वायुमंडल के महत्व के रूप में जैसे सबसे पहले तो जीवन संरक्षण होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है आपके पास में? लाइफ सपोर्ट ही इससे मिल रहा है।
जीवन की संरक्षण ही इसी के कारण हो पा रही है आपके पास में। कैसे कि सर सही मात्रा में ऑक्सीजन और सही मात्रा में जो है CO2 का प्रेजेंस होना, यह श्वसन के लिए जरूरी है आपके पास में। और CO2 है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है कि पेड़ पौधे जीता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी पे जीवन को सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं आपके पास में संरक्षण के बाद में है तापमान नियंत्रण। तापमान नियंत्रण में हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, कि जैसे मीथेन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे वाटर वेपर है, ये सब क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। और ये क्या करती है, पृथ्वी से आने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरणों को क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है। और पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसे क्या करती है आपके पास में, मेंटेन करती है। और इस तापमान की स्थिरता और जो है रेगुलेशन, नियंत्रण के कारण ही पृथ्वी को ये गर्म रख पाते। उल्का पिंडों से भी हमारी रक्षा यही करता है कि नहीं करता। अभी हमने क्या लिखा, मीजोस्फेयर। तो यहाँ पे उल्का पिंड जितने भी आ रहे हैं ना दोस्त, है ना, वो सारे के सारे कहाँ पे, मीजोस्फेयर में, मध्य मंडल के अंदर क्या कर जाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्नआउट हो जाते हैं, उल्का पिंड जल जाते हैं। पानी का चक्र है, वायुमंडल में जल जो है, वर्षा जो है आपके पास में लगातार तीनों फॉर्मेट में पानी जो है प्रेजेंस है। वाटर ड्रॉप की फॉर्मेट में, जल की बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में है। हेल स्टॉर्म देखे होंगे कभी आपने, बर्फ भी तो देखने को मिलती है, कभी बर्फबारी भी तो देखने को मिलती है। तीसरी जलवाष्प, जो हमारी आर्द्रता का कारण है, नमी का कारण है। तो यह आपके पास में पानी का चक्र जो है, जल ही जीवन कहा जाता है। तो जल चक्र कहाँ हो रहा है, वायुमंडल में ही तो हो रहा है। तो ये जल चक्र के कारण ही वायुमंडलीय वर्षा होती है, जल चक्र के कारण ही पानी की जल की आपूर्ति हो पाती है। तो यह जीवन के लिए अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढाल का काम करता है। अगर वायुमंडल ना हो, ना होगा जीवन, ना होगा पृथ्वी का कोई भी हमारे सौर मंडल में नाम। तो जीवन को आवश्यक संसाधन, जीवन को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अगर हम वायुमंडल का गहन अध्ययन करते हैं, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह टॉपिक्स, तो एक वर्क लिखेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे आप लोग। क्लास वर्क तो कर ही लिया है, अब देखो होमवर्क क्या है आपके पास में, कि यहाँ पे आज आपको एक वायुमंडलीय परतों का आरेख बनाना है। तो भी हमारा वायुमंडल की जो परतें हैं का एक आरेख प्रॉपर जो है टेबल की फॉर्मेट में प्रॉपर बनाए। और जलवायु मौसम का एक तुलनात्मक चार्ट है ना, कि भैया वेदर क्या होता है, वेदर वर्सेस क्लाइमेट की जानकारी आपको होनी चाहिए। ओजोन का निर्माण और क्षय के बारे में पता हो, वायुमंडलीय गैसों का एक प्रॉपर पाई चार्ट बना लेना, कॉपी के अंदर बनाई होगा भी साथ साथ में। तो यहाँ तक हम लोग इसको कंप्लीट किए देते हैं। तदुपरांत मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे PW ओनली IAS में यूपीएससी के ऑनलाइन बैचेस में आप सभी का स्वागत रहेगा। एक नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आप काउंसलिंग के नंबर पे भी कॉल कर पाएंगे और आप हमसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉसिबल वे में कौन सा बैच लेना है, क्या ये सही समय है, इंग्लिश इंग्लिश ऑप्शनल कैसे होगा, कॉलेज के साथ कैसे प्रिपेयर होगा, आंसर राइटिंग कैसे होगी, सारी चीज़ सीख यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ एक तरीके से सारे बैरियर तोड़ दिए गए, भाषागत बैरियर, टेक्निकल बैरियर और अब तो इकोनॉमिकल बैरियर भी। तो अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो इसके माध्यम से इस हमें जरूर करें पेड बैचेस के अंतर्गत। और हाँ, ये हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है दोस्तों, इस टेलीग्राम कम्युनिटी के बारे में आपको पहले ही पता है, जगदीश जांगेड़ सर। इस क्लास का कंटेंट के अलावा मैं आपको डेली तौर पे जो है डेली करंट अफेयर देता हूँ सुबह 9-10 बजे, और ये वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी ऑफ कॉस्ट हिंदी में, एनालिसिस, पॉइंटर्स और भी साथ साथ में आपके एडिटोरियल को अच्छे से मिल। आज के लिए ये दोस्तों हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। इससे आगे की जो जानकारी है वह हम अगले हफ्ते वापस ग्रुप डिस्कस करेंगे। कैसा लगा, लाइक और शेयर करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद।